हेलो वॉचर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मलयालम सस्पेंस थ्रिलर को लेकर आया हूं जहां पर हर कदम पर एक नई मिस्ट्री आपका इंतजार कर रही है। इस मूवी का एंड आपको सरप्राइज कर देगा। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 10 साल के बच्चे हरण को देखते हैं। वो अपने मामा सुदर्शन की लाइब्रेरी में किताबों को व्यवस्थित कर रहा होता है। हर किताब को वो रंग, साइज और विषय के आधार पर बिल्कुल सही तरीके से जमाता है। तभी वहाँ सुदर्शन की नर्स आती है। हरण को इस तरह काम में डूबा देखकर चौंक पड़ती है। उसे यकीन नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा इतनी सफाई और सटीकता से ये सब कैसे कर सकता है। फिर हमें हरण की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ स्मिता पुलिस विभाग में एक मशहूर स्केच आर्टिस्ट थी। उनकी शादी पुलिस के ही एसआई प्रताप शंकर से हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, बेटा हरण और बेटी देविका। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शंकर का रवैया बदल गया। वो स्मिता को ताने मारने लगा, परेशान करने लगा। आखिरकार करीब 10 साल तक ये सब कुछ सहने के बाद स्मिता ने शंकर से तलाक ले लिया। तलाक के बाद कोर्ट ने हरण की कस्टडी उसके पिता शंकर को दे दी, जबकि देविका अपनी माँ स्मिता के साथ रही। इसके बाद स्मिता ने दूसरी शादी कर ली और नए पति से एक और बेटी हुई जिसका नाम नीरजा रखा गया। दूसरी तरफ शंकर हरण पर सख्ती बरतता रहा, छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता रहा, ताने मारता रहा। ऐसे ही 7 साल गुजर गए। आगे चलकर स्मिता का दूसरा पति भी मर चुका था और स्मिता की सेहत भी खराब रहने लगी थी। इसीलिए स्मिता का भाई सुदर्शन पहले से ही उसकी 2 बेटियां देविका और नीरजा को अपने घर पर ले आया था। जब शंकर की मौत हुई तो सुदर्शन ने हरण को भी पास बुला लिया ताकि तीनों बच्चों की देखभाल वो एक साथ कर सके। घर आने के बाद सुदर्शन को हरण के व्यवहार में कुछ अजीब बात दिखी। पता चला कि वो अपने पिता के साथ रहते हुए और उनकी सख्ती सहते हुए हरण को ओसीडी की समस्या हो गई है। इस बीमारी में इंसान हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहता है। कुछ ही दिनों बाद स्मिता की हालत और बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हरण, देविका और नीरजा की पूरी जिम्मेदारी सुदर्शन पर आ जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कई साल बाद हमें कोयम्बटूर शहर को दिखाया जाता है। एक मॉल के ट्रायल रूम में एक लड़की कपड़े बदल रही होती है। अचानक उसकी नजर ऊपर की ओर जाती है जहां उसे एक फोन रखा हुआ दिखता है। वो उसे नीचे उतार कर देखती है। पता चलता है कि फोन का कैमरा चालू है। उसकी हर हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। गुस्से और घबराहट में वो फोन लेकर बाहर आती है, अपने दोस्तों को दिखाती है और पास खड़े एक आदमी से शिकायत करती है। वो आदमी फोन ले लेता है और मॉल के मैनेजर को गेट बंद करने को कहता है ताकि सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स को ढूंढा जा सके जिसने फोन रखा था। लेकिन तभी एक लड़का तेजी से उस आदमी के हाथ से फोन छीनकर भागने लगता है। वो आदमी उसका पीछा करता है, मॉल के बाहर तक भी जाता है, पर वो लड़का उसकी पकड़ से दूर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एक बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास पहुंचता है जहां वो भागा हुआ लड़का पहले से मौजूद होता है। यहाँ साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे इसी आदमी का हाथ है जिसका नाम है अमर। असल में अमर लड़कियों के निजी वीडियो बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और फिर वीडियो डिलीट करने के लिए पैसे वसूलता था। अब कहानी आगे बढ़ती है और अमर एक रात बेहद डरा हुआ होता है। वो उसी पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले ही एक अनजान शख्स उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अमर अंदर कदम रखता है, वो शख्स उस पर हमला कर देता है, उसे कुर्सी से बांधता है, पेट्रोल डालता है और पूरी फैक्ट्री को आग के हवाले कर देता है। अमर की भी वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि तमिलनाडु केरल बॉर्डर पर एक जली हुई लाश मिली है जो अमर की निकलती है। अमर की मौत का केस इंस्पेक्टर दिनेश को सौंपा जाता है। वो अमर के पास मिले सबूतों को एविडेंस रूम में जमा करवाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसे पता चलता है कि बैंगलोर से इंस्पेक्टर जैकब उससे मिलने आया है। जैकब विटनेस प्रोटेक्शन सेल में काम करता है जो गवाहों की सुरक्षा का जिम्मा लेता है। वो अपने साथ एक गवाह अलीशा को लाया होता है जिसने उस रात फैक्ट्री में अमर को जलाने वाले शख्स को देखा था। जैकब दिनेश से कहता है अलीशा इस केस की अहम गवाह है, लेकिन जिस रात उसने हत्यारे को देखा उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। शायद वो एक्सीडेंट भी उसी हत्यारे ने करवाया है क्योंकि अलीशा ने उसका चेहरा देख लिया था। वो दिनेश से अलीशा की सुरक्षा के लिए मदद मांगता है। दिनेश उसकी बात को समझता है और कहता है मैं अपने अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट पे दिलवा दूंगा, अगर वहाँ कोई पूछे तो कहना अलीशा तुम्हारी बहन है। अगले दिन जैकब अलीशा के साथ उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है।
यहाँ पता चलता है कि उसी अपार्टमेंट में हरन और उसकी बहनें रहती हैं। जब जैकब और अलीशा लिफ्ट से अपने फ्लाइट की ओर जा रहे होते हैं तो उसी लिफ्ट में हरन और उसकी बहनें भी होती है। नीरजा जैकब से पूछती है, आप लोग यहाँ नए आए हैं क्या? अलीशा चुप रहती है, लेकिन जैकब जवाब देता है, हाँ हम आज ही शिफ्ट हुए हैं, ये मेरी बहन है। इसके बाद सब अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। अगले दिन दिनेश एक केस के सिलसिले में उसी अपार्टमेंट के पास वाले फ्लैट में आता है। वहाँ एक बच्चे ने कुछ दिन पहले हिट एंड रन केस के आरोपी को देखा था। पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आई थी जो बच्चे से डिटेल्स लेकर स्केच बनाने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि ये पड़ोस की बात थी, हरन और उसके मामा सुदर्शन भी वहाँ मौजूद थे। हरन देखता है कि आर्टिस्ट गलत तरीके से स्केच बना रहा है। वो अपनी माँ स्मिता से बचपन से ही स्केचिंग की बारीकियां सीखता आया था। इसी वजह से उस आर्टिस्ट को हटाकर खुद स्केच बनाने लगता है। वहाँ वो कागज पर एक कान बनाता है। वो बच्चे से पूछता है, क्या उस आदमी का कान ऐसा ही था? बच्चा कहता है, हाँ ऐसा ही था। हरन दिनेश से कहता है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, इसने उस आदमी को नहीं देखा है। ये कान तो एनीमे कार्टून कैरेक्टर का है जो आजकल बच्चे देखते हैं। दिनेश, जो हरन को अपार्टमेंट की वजह से जानता है, उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। बच्चे से दोबारा पूछने पे वो कबूल करता है कि असल में उस आदमी को उसने नहीं, उसकी छोटी बहन ने देखा था। वो डर रही थी, इसीलिए वो आ गया था। फिर बच्चे से डिटेल्स ली जाती है और हरन उसकी बातों से एक सटीक स्केच बनाकर पुलिस को दे देता है। उस स्केच से लोग उस आदमी को पहचान लेते हैं। वो कुछ दिन पहले ही प्लम्बिंग का काम करने आया था। हरन की मदद से केस तुरंत सुलझ जाता है। दिनेश और जैकब दोनों हैरान रह जाते हैं। जैकब पूछता है, हरन इतना अच्छा स्केच कैसे बना लेता है? दिनेश बताता है, मैं हरन और उसके परिवार को पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे भी आज ही पता चला कि वो इतना काबिल आर्टिस्ट है। जैकब को एक तरकीब सूझती है। वो दिनेश से कहता है, हम अमर के केस में भी हरन से स्केच बनवा सकते हैं। मैं उसे अलीशा के पास ले आऊंगा, वो किलर्स का डिटेल्स देगी और हरन स्केच बना देगा। दिनेश मान जाता है। अगले दिन जैकब हरन से अकेले में मिलता है और सच बता देता है कि अलीशा कौन है और वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। वो हरन से मदद मांगता है। हरन थोड़ा सोचता है और स्केच बनाने के लिए फिर तैयार हो जाता है। जैकब उसे अलीशा के पास ले जाता है। अलीशा किलर की डिटेल्स बताना शुरू करती है। हरन स्केच बनाना शुरू करता है, लेकिन आधे में ही रुक जाता है। वो अलीशा से कहता है, आज का सेशन खत्म, बाकी कल करेंगे। अलीशा चली जाती है। जैकब पूछता है, तुम बीच में क्यों रुक गए? हरन जवाब देता है, स्केचिंग में छोटी डिटेल्स मायने रखती है। जरा सी चूक से गलत चेहरा बन सकता है और केस बिगड़ सकता है। वो कई उदाहरण देता है, लेकिन जैकब उसे टोकता है, केस सुलझाना मेरा काम है, तुम सिर्फ स्केचिंग पे फोकस करो। हरन उसे आधा स्केच दिखाता है। जैकब चौंक जाता है। वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि हरन का ही होता है। हरन कहता है, देखा, कभी कभी घबराहट में लोग स्केच बनाने वाले का ही चेहरा बनवा देते हैं। अलीशा ने भी यही किया, लेकिन अगर मैं किलर होता तो वो सीधे सीधे भी तो बता सकती थी। जैकब समझ जाता है। हरन कहता है, अलीशा ने हत्यारे को एक हफ्ते पहले देखा था। हम उसे क्राइम सीन पर ले जाएंगे तो वो घटना को बेहतर याद कर पाएगी, सही डिटेल्स देगी। जैकब मान जाता है। अगले दिन वो हरन और अलीशा को लेकर उसी टेक्सटाइल फैक्ट्री पे जाता है। वहाँ हरन आसपास की चीजों को गौर से देखने लगता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा होता है। अमर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हरन ही होता है। उसे शक था कि अलीशा ने उसे देख लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर ऐसा है तो अलीशा स्केच क्यों बनवा रही है, सीधे सीधे जैकब को बता क्यों नहीं देती। खैर, अलीशा फिर से डिटेल्स बताती है। इस बार हरन जानबूझकर किसी और का स्केच बना देता है। वो इसे अलीशा को नहीं दिखाता बल्कि सीधे जैकब को दे देता है और कहता है, ये है असली किलर। जैकब स्केच लेकर अलीशा से पूछता है, क्या ये वही शख्स है? अलीशा कहती है, हाँ यही है। हरन हैरान रह जाता है, उसने तो गलत स्केच बनाया था, फिर अलीशा झूठ क्यों बोल रही है। आगे हम देखते हैं कि हरन की बहन देविका, जो सुदर्शन के हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और नीजा को हरन उस रात हॉस्पिटल भेज देता है। वो घर पर अकेले रहकर अलीशा की सच्चाई जानना चाहता है। वो अपनी बिल्ली के गले में जैमर बांधकर अलीशा के फ्लैट में भेज देता है ताकि वहाँ सिग्नल्स ब्लॉक हो जाए। फिर वो चुपके से अलीशा के कमरे की ओर जाता है, लेकिन तभी सुदर्शन उसे देख लेता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? हरन कहता है, मुझे कोई आवाज सुनाई दी थी, इसीलिए देखने आया हूँ। दोनों अलीशा का दरवाजा खोलते हैं। सामने अलीशा गन ताने खड़ी रहती है। दोनों हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त जैकब भी वहीं पहुंचता है और पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तीनों नोटिस करते हैं कि अलीशा किसी को ठीक से पहचान नहीं पा रही है। जैकब कहता है, अलीशा, मैं जैकब हूँ,
उसका नाम सुनते ही अलीशा गन नीचे रख देती है। सुदर्शन को शक होता है कि अलीशा के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो जैकब के साथ अलीशा को हॉस्पिटल ले जाता है। जांच के बाद पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से अलीशा को फेस ब्लाइंडनेस हो गई है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान चेहरों को नहीं पहचान पाता। हरन को सब समझ आ जाता है कि अलीशा उसे क्यों नहीं पहचान पा रही है, लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान करता है, आखिर उस रात अलीशा फैक्ट्री के पास क्या कर रही थी। अब सीन 4 हफ्ते पीछे चली जाती है। बैंगलोर में अलीशा एक टीवी न्यूज एंकर होती है जो मौसम की खबरें देती है। वो जर्नलिज्म में नाम कमाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उधर नकुल नाम का एक कोडर होता है जो लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैक करके छोटे मोटे अपराध करता है। अमर को नकुल की ये बात पता थी, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके लड़कियों की जानकारी निकलवाता था। नकुल को भी अमर की हरकतों का पता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन अमर उसे रोहिणी नाम की लड़की की डिटेल्स लाने को कहता है। नकुल तंग आकर अलीशा से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। अलीशा रोहिणी से मिलती है जो रोते हुए बताती है कि अमर ने उसके साथ क्या किया है। अलीशा ये जानकारी अपने चीफ एडिटर को देती है, लेकिन एडिटर कहती है कोई ठोस सबूत नहीं है। रोहिणी कैमरे पर नहीं आएगी तो न्यूज कैसे दिखाएंगे। अलीशा नकुल से सबूत मांगती है। नकुल उसे अमर की एक रिकॉर्डिंग देता है जिसमें वो किसी लड़की को धमकी दे रहा होता है। वो उसकी लोकेशन भी बताता है, लेकिन एडिटर फिर भी मना कर देती है। अलीशा पुलिस के पास जाती है जहां उसकी मुलाकात जैकब से होती है। वो जैकब को सब बताती है। जैकब वादा करता है हम कल शाम तक अमर को पकड़ लेंगे। उसी शाम अलीशा को एडिटर का कॉल आता है, अमर की लोकेशन से ओरिजिनल फुटेज लाओगी तो हम न्यूज को जरूर दिखाएंगे। अलीशा कोयम्बटूर की उस टेक्सटाइल फैक्ट्री पर पहुंचती है। वो अपनी स्कूटी छिपाकर अंदर घुसती है, रिकॉर्डिंग शुरू करती है। वहां एक शख्स अमर को पैसे देकर चला जाता है। अमर बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद हरन वहां आता है। वो अमर के लौटने का इंतजार कर रहा होता है, फिर उसे मारकर फैक्ट्री में आग लगा देता है। आग से बचने के चक्कर में अलीशा का फोन गिर जाता है, लेकिन वो बाहर निकल आती है। आग की रोशनी में वो हरन को देख लेती है। डर के मारे स्कूटी से भागते वक्त उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में लौटता है। जैकब को शक होता है कि हरन कुछ छुपा रहा है। वो अपनी पार्टनर सुप्रिया को हरन के बारे में पता करने को कहता है। सबूत जुटाने के बाद हरन से कहता है मुझे पता है ये सब तुमने किया है। उस रात तुम्हारी बिल्ली के गले में जैमर था, तुम्हारी लोकेशन भी उसी इलाके में थी। हरन चुपचाप सुनता है। जैकब दिनेश को बुलाकर हरन को गिरफ्तार करने को कहता है। तभी एक अनजान शख्स आता है और कहता है अमर को मैंने मारा है। वो सरेंडर कर देता है। जैकब गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये सब हरन की चाल है, लेकिन दिनेश कहता है ये वही शख्स है जिसका स्केच हरन ने बनाया था, यही असली किलर है। पुलिस उसे ले जाती है। जैकब हरन से पूछता है उस रात तुम्हें एक हार्ड ड्राइव मिली थी क्या? वो कहाँ है? हरन कहता है मुझे कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली थी, तुम्हें उससे क्या करना है? जैकब चला जाता है और दिनेश से पूछता है फैक्ट्री में कोई हार्ड ड्राइव मिली थी क्या? दिनेश बताता है हाँ मिली थी, लेकिन अब वो कोर्ट में जमा है। जैकब कहता है मुझे वो चाहिए, उसमें लड़कियों की फुटेज है जो डिलीट करवानी है। दिनेश को जैकब पे शक होता है। वो तमिलनाडु में अपने एक पुलिस दोस्त से पूछता है। उसे पता चलता है कि जैकब अब पुलिस में नहीं है और एक अपराधी बन गया है। उधर सुदर्शन अलीशा को लेकर हरन के पास जाता है। हरन उसे सच बताता है कि उसने अमर को क्यों मारा। कुछ दिन पहले नीरजा के साथ दुष्कर्म हुआ था। हरन उसे तुरंत मारना चाहता था, लेकिन देविका ने समझाया कि नीरजा की हालत ठीक करना जरूरी है। हरन ने जॉब से छुट्टी ले ली और परिवार के साथ बैंगलोर से यहाँ आ गया। नीरजा धीरे धीरे ठीक होने लगी। तभी नीरजा की दोस्त सकीना का भाई अंसार हरन से मिला और बताया कि सकीना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपराधी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। हरन समझ गया कि ये वही शख्स है जिसने नीरजा को नुकसान पहुंचाया था। अंसार के साथ मिलके उसने पता लगाया कि वो अमर है और फिर हरन ने उसे फैक्ट्री में मार डाला। सकीना के पिता ने कहा अगर कोई पूछे तो मैं सरेंडर कर दूंगा, इसीलिए उस दिन वो शख्स सामने आया और हरन ने भी इसीलिए उसका स्केच बनाया था। लेकिन हरन को लगता है कि अंसार के पिता को जेल में नहीं होना चाहिए। वो एक वकील से मिलता है और कहता है कि कोर्ट में कहो कि अलीशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसकी गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अंसार के पिता को जमानत मिल जाती है। हरन अलीशा को सब कुछ बताता है। तभी दिनेश का कॉल आता है। जैकब पुलिस में नहीं है, बल्कि वो एक अपराधी है। शायद हार्ड ड्राइव में उसके गुनाहों का सबूत है। हरन कहता है उसे लाओ, हमें सच पता करना होगा। दिनेश बताता है कि ड्राइव इनक्रिप्टेड है और एविडेंस रूम में लॉक है।
अलीशा कहती है कि नकुल मदद कर सकता है। वो नकुल को फोन करके शाम को मिलने का प्लान बनाती है। हरन और अलीशा ड्राइव लेने के लिए दिनेश के पास जाते हैं, लेकिन रास्ते में जैकब उनका पीछा करने लगता है। हाईवे पर चेस के बाद हरन गाड़ी को एक फैक्ट्री में ले जाता है। वो अलीशा को कहता है अगर मैं 20 मिनट में न लौटा तो दिनेश के पास जाकर हार्ड ड्राइव नकुल से डिक्रिप्ट करवा लेना। हरन हाईवे पर लौटता है। जैकब का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हरन उसे पकड़ने जाता है, लेकिन जैकब उसे गोली मार देता है। हरन बेहोश हो जाता है। जैकब सोचता है कि हरन मर गया। वो हरन के कपड़े पहनकर अलीशा के पास जाता है। अलीशा उसे हरन समझकर साथ देती है। दिनेश के पास पहुंचते ही जैकब दिनेश को गोली मार देता है और ड्राइव लेकर भाग जाता है। अलीशा को अपनी बीमारी के कारण लगता है कि हरन ने ही ये सब कुछ किया है। वो डरकर वहां से भाग जाती है। 48 घंटे बाद सुदर्शन, नकुल और हरन अलीशा को ढूंढते हैं। सुदर्शन समझाता है दिनेश को जैकब ने मारा है, उसने तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाया है। अलीशा को यकीन हो जाता है। हरन जैकब की सच्चाई बताता है। जैकब विटनेस प्रोटेक्शन में काम करता था, लेकिन पैसों के लिए गवाहों की पहचान अपराधियों को बेचने लगा। उसकी पार्टनर सुप्रिया डील फिक्स करती थी। बैंगलोर में एक क्रिमिनल चिनप्पा ने एक जर्नलिस्ट को मार दिया था। उसकी पत्नी चित्रमल गवाह थी। जैकब ने उसकी पहचान चिनप्पा को बेच दी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया। चिनप्पा ने जैकब को धमकाया कि चित्रमल को कोर्ट पहुंचने से पहले मार दो। जैकब ने ये काम अंसार को करवाने के लिए अमर को सकीना का वीडियो बनाने के लिए कहा, लेकिन अमर ने भी उसे धोखा दे दिया। हरन ने अमर को मार डाला और अब जैकब ड्राइव के पीछे था। हरन कहता है चित्रमल को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अलीशा तैयार हो जाती है। जैकब अब सुदेवन नाम के शख्स को ब्लैकमेल करता है, जिसकी बेटी का वीडियो ड्राइव में होता है। वो सुदेवन से चित्रमल की फ्लाइट क्रैश करवाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस जैकब को ढूंढ रही होती है। सुप्रिया उसे बताती है हरन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि स्काई मार्शल है। जैकब सुदर्शन के हॉस्पिटल में ही छुप जाता है। वो देविका और नीरजा को एक कमरे में बंद कर देता है और नीरजा के वीडियो से देविका को ब्लैकमेल करता है। देविका मजबूर होकर अपने मरीज जेम्स की जगह जैकब को पट्टी बांधकर एम्बुलेंस से बाहर ले जाती है। हरन कोची एयरपोर्ट जाता है और अथॉरिटी को खतरे की खबर देता है। वो चित्रमल को बचाने के लिए फ्लाइट में चढ़ता है। नकुल पैसेंजर्स की तस्वीरें अलीशा को दिखाता है, मगर अपनी बीमारी की वजह से वो किसी का चेहरा नहीं पहचान पा रही होती है। अलीशा याद करती है कि उसने जिस शख्स को अमर को पैसे देते देखा, उसके नाक पर निशान था। हरन को ये बात बताई जाती है। वो फ्लाइट में चेक करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता। नकुल अमर की शिकार लड़कियों की फैमिली सर्च करता है। उन्हें सुदेवन के बारे में पता चलता है। हरन बैंगलोर एयरपोर्ट को सूचना देता है। सिक्योरिटी सुदेवन को पकड़ लेती है और फ्लाइट सुरक्षित लैंड हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि जैकब एक नई पहचान बनाकर प्राइवेट प्लेन से भाग रहा होता है। तभी एयर होस्टेस उसे कहती है, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ स्काई मार्शल है। जैकब को हरन की याद आती है और तभी हरन भी उसके सामने आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और अंत में हरन जैकब को गोली मार देता है और कुछ इस तरह उसका बदला भी पूरा हो जाता है। और आखिर में दिखाया जाता है कि अलीशा हॉस्पिटल में इलाज करवा रही होती है और इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और बहुत ही जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।